गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हमें यहाँ पे कवर करना है उसका नाम है मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह या अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश से संबंधित और इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं और इसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमको देखना है कि अनुसूचित जाति या जनजाति जो एक टॉपिक है, अनुसूचित जनजातियाँ या जनजातीय समूह वो मध्य प्रदेश से जो संबंधित हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अनुसूचित जनजातियाँ या जनजातीय समूह होते क्या हैं। ठीक है, तो जनजातीय समूह या अनुसूचित जनजातियाँ वो आदिम समूह हैं मानवों के जो आज भी अपनी उन्हीं प्राचीन अवस्थाओं में मौजूद हैं, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर वो प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं। वो प्राकृतिक जगह हैं, जंगल पहाड़ कहीं भी आप समझ सकते हैं, जानते होंगे आप लोग कि आदि मानव या आदिम समाज या अनुसूचित जनजातियाँ आज भी अपनी उन्हीं अवस्थाओं में हैं जिनमें वो आज से हजारों साल पहले से बनी हुई। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य क्या निकल करके आता है, जो हमारी सामान्य समझ है कि क्या है अनुसूचित जनजातियाँ। तो अनुसूचित जनजातियाँ वो समूह हैं, वो मानव समूह हैं जो आज भी अपनी पुरानी अवस्थाओं में पुरानी संस्कारों को आज भी वो आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सामान्य समझ है जो लोग इनके बारे में समझते हैं। अब अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं कि अनुसूचित जनजातियों को जब शिक्षा के स्तर पर समझा जाता है, मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर अनुसूचित जनजातियां हम किन्हें कह सकते हैं या किन्हें कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र एक विषय है जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मानवीय इतिहास का अध्ययन करने वाला ये विषय ये बताता है कि आदि मानव या अनुसूचित जनजातियां कौन है। तो इन सब्जेक्ट के इस विषय के अनुसार आदि मानव या अनुसूचित जनजातियां वो मानवीय समूह हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है, जिनकी अपनी एक विशेष पहचान होती है, अपना उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचा होता है और उसी को वो फॉलो करते हैं एक निश्चित क्षेत्र में रहते हुए। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र के हिसाब से आदिम समाज या अनुसूचित जनजातियां वो मानवीय समूह हैं जो आज भी अपने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, जिनका अपना एक दृढ़ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचा है, अपनी एक भाषा है, एक पहचान है और वो उसी दायरे में सीमित है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक सामान्य समझ क्या है, एक सामान्य जानकारी क्या है या सोच क्या है जनजाति के बारे में, जनजाति आदिम समाज के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। पहले तो वो जाना हमने कि एक आम आदमी क्या सोचता है कि अनुसूचित जनजाति या आदिम मानव क्या है, तो वो यही सोचता है कि वो जंगलों में रहता है, पिछड़ा हुआ है, ये एक सामान्य सोच है। लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर आदमी जो है एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र वो ये कहता है कि इसकी निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाला व्यक्ति होता है। अब इतने से हमको ये समझ में आ रहा है कि आदि मानव या अनुसूचित जनजातियां क्या है। जिन आदि मानव यहाँ पे बोलना इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आदि मानव हम उनको कह देते हैं, लेकिन वो आदि मानव ना कह के आज की डेट में हम उनको अनुसूचित जनजातियां एक उचित शब्द है जो उनको कहा जाता है अनुसूचित जाति जनजातियां। ठीक है, तो सामान्य समझ यही है कि जो आदमी पिछड़ी अवस्थाओं में जंगलों में रहते हैं, पिछड़ी अवस्था में रहना ये भी हमारी सोच है। हो सकता है कि वो अपनी जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, आज उनको अच्छा लगता हो और वो हमारे हिसाब से पिछड़ा हो। तो ये पिछड़ा शब्द यहाँ पे जोड़ना उचित नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि सामान्य समाज से वो अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं सुविधाओं के मामले में, लेकिन वो वहाँ पर खुश है। तो सामान्य समझ ये है, एक विषय जो एंथ्रोपोलॉजी और वो उसकी एक दूसरी परिभाषा करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इस भारतीय समाज में आदिम, और ये आप सबको पता होगा कि भारतीय इतिहास, भारत के समाज में, विश्व के समाज में ये आदिम समाज हर जगह मौजूद है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ही मौजूद है,
हर जगह आदिम समाज है, पुरानी अवस्था में जी रहा है। भारत में भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में विस्तारित हैं, फैली हुई हैं। क्योंकि हम अपने मध्य प्रदेश को देखने जा रहे हैं, इसलिए हम केवल मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखने से पहले हमें कुछ और भी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, आखिर हम ये कैसे निर्धारित करते हैं कि ये कोई एक समूह वो आदिम जनजाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा। तो इसके लिए हमारे संविधान में एक विस्तृत व्याख्या है, एक विस्तृत तरीके से उसको बताया गया है, एक अनुच्छेद के तहत उनको रखा गया है और वहाँ पर डिफाइन किया गया कि किसको शामिल किया जाएगा, किसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें आपको 3 प्रमुख अनुच्छेद दिखाई देते हैं, आर्टिकल दिखाई देते हैं। एक है आर्टिकल नंबर 338 का। तो ये जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, ये अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति है क्या। तो उसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, अगर आप 366 के खंड 25 में जाएंगे, आर्टिकल 366 अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जाएंगे, तो वहाँ पर ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित परिभाषा है। तो उस अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति किसे माना जाएगा, क्या उसकी पहचान है। ठीक है, अनुच्छेद 366 का खंड 25। अब उसी में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 342। भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 342। यही वो अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के संविधान ने किसी भी राज्य को ये अधिकार दिया है कि अपने राज्य की किसी भी जाति या जनजाति को वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करवा सकता है। इसके लिए उसको राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया जाता है कि इस फला जनजाति को हम अनुसूचित जनजाति के दर्जे में रखना चाहते हैं, और फिर संसद के माध्यम से होता है। तो एक है आर्टिकल नंबर 366 जिसमें अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 342 जिसमें अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण होता है, यानी कि स्थान निर्धारित किया जाता है कि हाँ इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति को दर्जा प्रदान किया जाता है। और एक है आर्टिकल 338 का। उसमें आपको ये मिलेगा कि ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी वाद विवाद हैं, या कोई भी उनके भविष्य के सुधार के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए जिस विभिन्न तरह के विवादों को, विभिन्न तरह के मुद्दों को, सबसे सही शब्द है कि विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं अनुसूचित जनजाति समाज से, उनके उन मुद्दों को सुलझाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक आयोग का निर्धारण किया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से। तो अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 319, ये 3 अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है किसी न किसी तरीके से भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कि अनुसूचित जनजातियाँ हैं क्या, अनुसूचित जनजातियों की मानव शास्त्रीय परिभाषा देख ली हमने, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्या प्रावधान है ये भी हमने यहाँ पर जान लिया और समझ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश। मैंने जैसे बताया कि भारत के संपूर्ण राज्यों में, जितने भी राज्य हैं उनमें अधिकतर राज्यों में कहीं न कहीं कुछ कम ज़्यादा जनजातियाँ मौजूद हैं। तो उस पर भी हम देख लेते हैं। हम अपने मध्य प्रदेश पे आते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश देखना है। तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का, जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसका आंकड़ा भी ले लूँगा कि 1,53,14,000 या 16,000 से कुछ अधिक जनसंख्या ये दिखाई देती है। तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में किसकी है, अनुसूचित जनजातियों की। तो ये भारत में प्रथम स्थान पर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या जो कि 7 करोड़ से कुछ अधिक है, उसमें इस अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 21% से अधिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कि 1.5 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, उसमें से 1.5 करोड़ से अधिक आबादी जनजातीय समूह या अनुसूचित जनजाति की है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% से अधिक हिस्सा आपको दिखाई देता है।
ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छोटे छोटे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए, उनको उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं और आते रहेंगे भविष्य में। जैसे कि ये मैंने बताया कि इसमें नंबर 1 है जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत में मैंने बता दिया आपको 21% आबादी मध्य प्रदेश की है यहाँ पर, मतलब मध्य प्रदेश की कुल आबादी 21% जनजातीय समूह से संबंधित है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि सबसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में जनसंख्या जो प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश 13वें नंबर पर आता है जनसंख्या में। जनजातीय समूह का जो प्रतिशत दिखाई देता है हमें उस पर 13वें नंबर पर, लेकिन आबादी की जनसंख्या के हिसाब से उसमें प्रथम है। तो जनसंख्या में प्रथम है और पूरे देश में प्रतिशत के हिसाब से आबादी के प्रतिशत में 13वें स्थान पर है जनजातीय समूह। कुछ और छोटे छोटे तथ्यों को भी यहाँ पे समझ लीजिए, जान लीजिए आप लोग कि जैसे अगर हम जाने आगे बढ़ेंगे देखेंगे वो अच्छे से और दिखेगा कि जो प्रथम स्थान है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जनजातीय समूह हमारे मध्य प्रदेश में वो धार जिले में करेगा। कौन सा जिला दोस्तों? धार, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इंदौर के आसपास एक जिला है धार, तो उस जिले में सबसे ज्यादा आबादी किसकी मिलेगी, मतलब जनजाति जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उन सभी जिलों, लगभग हर जिले में जनजातीय समूह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या जहाँ पर है जिस जिले में है वो धार, और सबसे कम जो है वो यहाँ पर आपको भिंड मुरैना दिखाई देगा। तो भिंड जिले के आसपास सबसे कम आबादी आपको दिखाई देगी। तो भिंड जिले में सबसे कम जनजातीय समूह और धार जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या धार जिले में जनजातीय की, सबसे कम भिंड जिले में। साथ ही साथ ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत, अभी हमने सुना कि जनसंख्या अब प्रतिशत मतलब कि अधिक से अधिक जनसंख्या, तो वो अलीराजपुर जिले में, यहाँ पर एक जिला है अलीराजपुर, उस अलीराजपुर जिले में की अधिकांश जनसंख्या, अलीराजपुर जिले की अधिकांश जनसंख्या क्या है दोस्तों? वो है एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है समूह वो अलीराजपुर जिले में है, और जनसंख्या के हिसाब से धार जिले में। जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जनजाति समूह भिंड जिले में है, और प्रतिशत के हिसाब से भी भिंड जिले में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भिंड जिला दोनों ही उसमें स्थान है न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या भी यही है अनुसूचित जनजाति की, और सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या भी यही दिखाई देती है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते रहते हैं। अब आते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह की संख्या कितनी है, इस पर भी इनको ध्यान देना होगा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलते हैं। किसी बुक में 43 मिलते हैं, 43, किसी बुक्स में 46 मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में लगभग 46 ऐसी छोटी छोटी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इसको हमको ध्यान रखना है कि लगभग उनकी संख्या कितनी है? 46। इन 46 जनजातियों में से 3 जनजातियां, इन 46 जनजातियों में से 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सदरी। बैगा, भारिया और सदरी। तो इसमें भी हम आते हैं, पहले 46 जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। तो हम सभी 46 जनजातियों को हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना उनके पीछे। 15-20 या 20 के आसपास ऐसी जनजातियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है और जिनके अपने संस्कार, कल्चर, रीति रिवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लोकप्रिय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैली हुई है, और उन्हीं के ऊपर हमको प्रश्न बनते हैं, जैसे कि बैगा, भारिया, भील, गोंड, कोल, ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। 15-20 ऐसी प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि उनका समूह बड़ा है, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति बड़ी है, उनके बहुत सारे संस्कार हैं, उन संस्कारों से प्रश्न हमें बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश, क्योंकि जैसा भी हमने जाना कि संपूर्ण पूरे भारत में 17 जनजाति जो समूह है
मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के लगभग सारे ही हिस्सों में जनजातियाँ पाई जाती हैं, बिखरी हैं। लेकिन अगर हम विशेष रूप से देखें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जनजातियों का जो संकेंद्रण है, जो उनका एक तरह से निवास स्थान है, मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों के आसपास, प्रकृति के आसपास दिखाई देता है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, नर्मदा नदी से और नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण, इसमें आपको ध्यान होगा कि नर्मदा नदी के उत्तर में आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला पाई जाती है। तो आदि मानव समूह या अनुसूचित जनजातियों का मुख्य रूप से जो जमावड़ा है वो इन्हीं पर्वतों, इन्हीं जंगलों के आसपास दिखाई देगा, प्रकृति के करीब। तो इसीलिए आपको मध्य प्रदेश में भी जनजातियों का जो संकेंद्रण मुख्य रूप से दिखाई देगा वो प्रकृति के करीब, नेचर के करीब दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो संकेंद्रित दिखाई देगी वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। तो जनसंख्या में अधिकांश जनजातियों को जो जनसंख्या दिखाई देगी वो इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। और कुछ जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी जिलों में भी दिखाई देगा। इसके अलावा छोटी छोटी टुकड़ियों में कुछ जनजातियों का हिस्सा संपूर्ण मध्य प्रदेश में अलग अलग रूप से बिखरा है। तो इसीलिए आपको कुल जनजातियाँ कितनी दिखाई देती है? 46। लेकिन वो सभी के सभी पे प्रश्न नहीं आते हैं और हमें जानना जरूर चाहिए कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, लेकिन सभी के कल्चर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब इन्हीं में से हम आते हैं कि इन 46 में से 3 एक विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा आपको दिखाई देगा। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, तो ये भी भारत सरकार एक तरह से निर्धारित करती है कि किसको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ नाम से ही दिखाई दे रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो मतलब जनजातियों में भी अति पिछड़ी ऐसे जनजाति समूह जो अभी भी इतनी ज्यादा पिछड़े हैं कि मानव समाज से ही कटे हुए, मतलब बाकी जैसे आदि मानव समूह है या अनुसूचित जनजातियों का जो समूह है वो समाज के साथ, वर्तमान भारतीय समाज के साथ उनका तालमेल शुरू हो चुका है, मिलना जुलना, व्यापार, कई तरह के संबंध स्थापित हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां, ये संपूर्ण भारत में ऐसी दिखाई देगा, हर राज्य में दिखाई देगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि कुछ ऐसी जनजाति अभी भी ऐसी हैं जो कि बहुत ही पिछड़ी है। उनका सामान्य मानव समाज से अभी भी बहुत कम एक तरह से आपस में मेल मिलाप हो पाता है। तो ये इनमें, और मैंने बताया कि भारत सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो ऐसी 3 जनजातियाँ हैं जो उनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया है वो है बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा जो कि आप लोगों को पता है जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूंक का काम करती हैं। मुख्य रूप से ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास, बालाघाट, मंडला, इस जिले के आसपास दिखाई देती है। वैसे ही पूरे मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण यहाँ। इसके अलावा दूसरी जनजाति एक और है भारिया। ये मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में, ये बहुत ही फेमस प्रश्न आता रहता है कि भारिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो ये छिंदवाड़ा के पातालकोट एक जगह है जहाँ आज भी जाना लगभग प्रतिबंधित है। तो ये बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है भारिया। और एक है सहरिया जो कि आपको ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, इन जिलों के आसपास दिखाई देती है। ये भी बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है। तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि जनजातियां क्या है, सामान्य समझ क्या है उनके बारे में, हमारी समाज की जनजातियों को क्या कहा जाता है, मानव शास्त्र के हिसाब से कैसे इनकी परिभाषा करी गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में क्या व्याख्या है जनजातियों से संबंधित। फिर हमने मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं अभी तक, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियाँ हैं और विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजाति मुख्य जो जनजातियाँ हैं वो किन क्षेत्रों में विभाजित है। तो अगर हम ये देखें तो मुख्य रूप से 4 भागों में इसको हम बांट के देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, दक्षिणी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ मध्य प्रदेश में 5 हिस्सों में अगर बांटे तो कुछ मध्य हिस्से में भी दिखाई देगी, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। कुछ जनजातियों का संकेंद्रण मध्य क्षेत्र में दिखाई देगा थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले हम पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख ऐसी जनजातियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक जनजाति है जिसका नाम है कोल।
तो आज हम केवल इतना ही देखेंगे कि ये जनजाति है क्या, किसे कहा जाता है, परिभाषा क्या है अलग अलग तरीके से, संविधान में उनकी स्थिति क्या है, उनकी मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है, कितने नंबर की जनजातियाँ हैं, ये सब चीज़ें। फिर हम बाद की किसी क्लास में ये देखेंगे कि एक एक जनजाति के संस्कृति, कल्चर और सभ्यता को समझेंगे, उनका विवाह, उनके सामाजिक सांस्कृतिक तरीके, उन सब चीज़ों को। आज हमारा केवल ध्यान रखते हैं कि जनजातियाँ कहाँ हैं क्या और कहाँ पर विस्तारित हैं। तो कोल जनजाति ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में आपको ये जानना चाहिए कि वैसे तो पूरे भारत की जो सबसे ज़्यादा जिस जनजाति का विस्तार है संपूर्ण भारत में, वो है गोंड जनजाति। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है गोंड, जो कि एक संस्कृत शब्द से कोंड से या फिर शब्द कोंड से संस्कृत वर्ड कोंड, उससे गोंड बना है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो है भील। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है, भील। तो भील पहले नंबर पर है, फिर बैगा है और कोल। तो भील, बैगा, कोल ये 1, 2, 3 है। तो सर्वाधिक संख्या जनजातियों में है मध्य प्रदेश में भील की, फिर बैगा की और कोल। तो कोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, उसकी संख्या भी बहुत अधिक है, और वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी या पूर्वी जिलों में दिखाई देती है। रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में कोल जनजाति का प्रभाव दिखाई देता है, और ये यहाँ पर फैली भी दिखाई देती है आपको। कोल जनजाति सबसे आदिम जनजातियों में से एक मानी जाती है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में और पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्लेख पुराणों में, ऋग्वेद में, रामायण और जैसे महाकाव्यों तक में मिलता है। तो ये बहुत ही आदिम जनजाति है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद तक में मिलता है, वो कोल है। तो ये इन जिलों में है। इसके अलावा वो है जैसा मैंने बताया था कि उरांव दिखेगा आपको। उरांव के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगी बैगा, दक्षिण जिलों में, ये दक्षिण के हिस्से में दिखाई देंगी। आपको अगरिया जनजाति दिखाई देगी इस साइड पूर्वी से जिलों में, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन जिलों के आसपास अगरिया एक जनजाति है। खेरवाल जो कि कत्थे का काम करते हुए दिखाई देती है। जनजातियां हैं जो पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा एक जनजाति इस साइड दिखेगी आपको, उसका नाम है सौर, जो कि टीकमगढ़, निवाड़ी, इसके अलावा सागर, दमोह, इन जिलों के आसपास सौर जनजाति पाई जाती है। सौर या सौरा भी कहा जाता है। इसके बाद हम मध्य क्षेत्र देख लेते हैं, जिसमें भोपाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है मवासी। तो मवासी जनजाति जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर में आ जाते हैं और इस एरिया में, तो इस क्षेत्र में जो जनजाति हमको दिखाई देती है उसका नाम है सहरिया। तो खिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, इन क्षेत्रों में जो जनजाति पाई हुई दिखाई देती है वो है सहरिया। इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति सबसे प्रमुख जनजाति है वो है भील। भील जनजाति, भील जनजाति। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील, और उसका जो मुख्य रूप से जमावड़ा है मध्य प्रदेश में वो पश्चिमी जिलों में दिखाई देता है। अलीराजपुर में, धार में, खंडवा में, खरगोन में, झाबुआ में, ये जो जिले हैं ये मुख्य रूप से भील जनजाति का एरिया है, और भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जनजाति बहुत ही बेहतरीन है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के कल्चर दिखाई देते हैं। जैसे एक आपको दिखा में से कई लोगों को पता होगा, कई लोग जो मध्य प्रदेश से पर्यटन करने जाते हैं, एक बहुत ही फेमस हाट लगता है इनका, भगोरिया हाट। यहाँ पर भगोरिया हाट, तो ये हम इसको बाद में देखेंगे भगोरिया हाट क्या है। तो इसमें यहाँ के इस जनजातीय समूह के युवा और युवतियाँ वो आपस में मिलते हैं और वो एक तरह का प्रेम रहता है। हम इसको बाद में देखेंगे भगोरिया हाट। तो भील जनजाति, इसके अलावा बंजारा जनजाति वो भी इसी क्षेत्र में दिखाई देगी मुख्य रूप से,
जो कि मूलतः राजस्थान में दिखाई देती है। इसके अलावा बंजारा के अलावा आपको दक्षिणी मध्य प्रदेश में कोरकू, जनजाति, जो कि आपको होशंगाबाद, बैतूल इन जिलों के आसपास दिखाई देती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर भारिया है, जो कि छिंदवाड़ा और बैतूल के आसपास वाले एरिया में पाई जाती है। गोंड है, बिंजवार, हलवा, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ध्यान रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं तो पूर्वी जिलों में, पूर्वी क्षेत्र में तो कोल, पनिका, पाओ, खैरवार, गाँव, अगरिया, तो ये कुछ पूर्वी जिलों में जैसे सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, इन जिलों में ये इन जनजातियों का संकेंद्र दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम दक्षिणी जिलों में देखें तो गोंड, पैगा, बिजवार, भारिया, हलवा, कोरकू, ये जो जनजातियां हैं ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, उसकी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति और बंजारा जनजाति। इसके अलावा छोटी छोटी जनजातियां और भी दिखी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तो उसमें हमको मुख्य रूप से जो जनजाति दिखाई देती है सहरिया, और मध्य में मवासी है जो कि भोपाल के आसपास के जिलों में फैली हुई है, और इधर एक जनजाति दिखी थी सौरी। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में विस्तार है। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी अन्य जनजातियां भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी है मध्य प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजातियों के बारे में कि अनुसूचित जनजातियाँ हैं क्या, उनमें क्या उनकी मानव शास्त्रीय परिभाषा, उनकी संवैधानिक परिभाषा, मध्य प्रदेश में उनकी जनसंख्या, मध्य प्रदेश में उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ये सब आपको प्रश्न बनते रहेंगे। विशेष विशेष जनजातियाँ कौन कौन सी मध्य प्रदेश की वो हमने देखा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और वो किन किन क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ठीक है। इन्हीं प्रमुख जनजातियों के ऊपर से हमें प्री और मेंस में प्रश्न बनते हैं, और इनके ही कल्चर को आपको जब भी किसी बुक को पढ़ेंगे तो इन्हीं में से कुछ प्रमुख जनजातियों के कल्चर के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, इनके बारे में हमें प्रश्न नहीं आते, लेकिन जानकारी हमको उनकी भी रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम अगले किसी भी टॉपिक क्लास में इन सभी में से जो महत्वपूर्ण है, जैसे कोल है, भील है, भारिया है, पैगा है, गोंड है, सहरिया है, अगरिया है, तो इनके कल्चर के बारे में देखेंगे कि भील की क्या विशेषताएं हैं, उनकी सामाजिक विशेषता क्या है, उनकी राजनीतिक विशेषता क्या है, उनकी आर्थिक विशेषता क्या है। तो ये हमको देखना होता है क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विशेषताओं से। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि जनजातियाँ हैं क्या और उनका विस्तार कहाँ पे है, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ये देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इन जनजातियों से संबंधित डिटेल भी देखेंगे, उनकी संप्रदा और संस्कृति को भी समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सामान्य समझ आया होगा, सामान्य जानकारी जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है वो आपको समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि अनुसूचित जनजातियाँ वो जनजातियाँ हैं, वो समूह मानव का जो आज भी अपनी पुरानी अवस्थाओं, प्राचीन अवस्थाओं में प्रकृति के करीब रह रहे हैं। ये हमारी सामान्य समझ है। इसी वजह से उनको आदि मानव भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि मानव शास्त्र के हिसाब से क्या है, तो मानव शास्त्र के हिसाब से जनजातियाँ वो हैं जो आज भी एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं, उनकी अपनी विशेष भाषा है, उनकी अपनी विशेष संस्कृति है, उनकी अपनी विशेष अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? मानव शास्त्र। फिर भारतीय संविधान के हिसाब से हमने समझा कि क्या है जनजातियाँ, तो उसमें 3 अनुच्छेद संबंधित हैं अनुसूचित जनजातियों से। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 342, 338, 342, 366। 342 में उनकी जनजातियों को शामिल किया गया है, 38 में उनके लिए एक तरह से आयोग की व्यवस्था की गई है, और 366 में उनकी परिभाषा करी गई है। ठीक है। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश संबंधित जनजाति संबंधित छोटे छोटे डिटेल फैक्ट देखे। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है।
नंबर 1 है उसमें, परसेंटेज के हिसाब से हम 13वें नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या की मैंने बताया धार, सबसे कम किस राज्य में तो भिंड, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किसमें तो अलीराजपुर, सबसे कम है तो भिंड। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें ही काफ़ी कुछ प्रश्न कवर हो जाते हैं हमारे प्री के और मेंस के। इसके बाद हमने ये मैप बनाया और मैप में हमने देखा कि जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर विस्तारित हैं। साथ ही साथ विशेष विशेष जनजातियों से संबंधित बातें भी देखी और कौन कौन सी जनजातियाँ के सामने एक छोटा सा लेक्चर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ये कौन कौन सी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में हैं और उनका कहाँ कहाँ पर एक तरह से रहवास है। अब ये लेक्चर में देखेंगे कि इन जनजातियों का कल्चर भी हम देखेंगे और उनसे भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ पढ़ लें कि जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और उनसे संबंधित छोटे छोटे फैक्ट और उनका रहवास स्थान, निवास स्थान और साथ ही साथ उनकी संस्कृति को जब हम कवर कर लेते हैं, ये दो हिस्से को मिलाकर कवर कर लेते हैं तो एक तरह से पूरा जनजातीय समूह कवर हो जाता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हो गया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जनजातीय टॉपिक से सारे प्रश्न लगभग कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह का कोई डाउट है, दिक्कत है तो हम इसको क्लियर। ओके।